मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। मैं बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र जो आधुनिक हिंदी कविता के रूप में है, इसमें संकलित पाठ्यक्रम में निर्धारित अज्ञेय कवि की कविताओं की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले अज्ञेय की युद्ध विराम कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। विभिन्न टुकड़ों में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे ताकि विद्यार्थी सरलता के साथ इसे समझ सकें, आत्मसात कर सकें। दरअसल अज्ञेय की युद्ध विराम कविता 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के दौरान लिखी गई है। कवि सांप्रदायिकता, हिंसा और युद्ध का विरोधी है और वो युद्ध क्यों जैसे प्रश्न इस कविता में उठाते हैं और सीधे सीधे युद्ध के सामने खड़े होते हैं और युद्ध न हो, शांति और सौहार्द और मनुष्यता आगे बढ़े, ऐसी वो कामना मन में रखकर ये कविता प्रस्तुत करते हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है, अब भी ये रौंदे हुए खेत हमारी अवरुद्ध जिजीविसा के सहमे हुए साक्षी हैं। अब भी ये दलदल में फंसी हुई मौत की मशीनें उनके अमानवी लोभ के कुंडित असायित प्रेत। अवरुद्ध बाधित के लिए आया है, असमित अशांत के लिए है और प्रेत भूत पिशाच आदि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यह इस व्याख्या अंश में युद्ध से सचेत रहने का भाव व्यक्त हुआ है। अज्ञेय कहते हैं कि भले ही अब युद्ध विराम हो गया है, परंतु अभी भी कुछ नहीं बदला है। अब भी उस युद्ध के अवशेष मौजूद हैं। उस युद्ध में रौंदे हुए घर एवं खेत स्पष्ट विनाश की कहानी बता रहे हैं। वे सब बाधित जीवनी शक्ति के सहमे डरे हुए से साक्षी हैं। मानव अदम्य जीवन इच्छा रखता है, वह विनाश में भी जीवन रक्षा के लिए सतर्क रहता है। अब भी दलदल में फंसी या धसी हुई तोपें, विनाशकारी टैंक आदि मशीनें यह स्पष्ट बता रही हैं कि मानव का युद्धोन्माद उचित नहीं है और यह युद्धोन्माद अभी खत्म नहीं हुआ है। वे मौत की मशीनें राक्षसी प्रवृत्ति की हैं और अशांत स्थितियों की प्रेत जैसी दिखती हैं। कवि ने इसमें युद्ध में ध्वस्त हुई मशीनों को युद्ध के प्रेत बताया है। उपमा एवं मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रतीक योजना बड़ी अद्वितीय है। अब भी अगली पंक्तियां हैं। अब भी हमारे देवदारू वनों की छाया में, पहाड़ी खेतों में, चट्टानों की ओट में बनेली खूंखार आँखें घात में बैठी हैं। अब भी दूर अध दिखती ऊंचाइयों पर जमे हैं गिद्ध, प्रतीक्षा के बोझ से गर्दनें झुकाए हुए
खोहों, गहरे गड्ढों, बनेली जंगली, घात छिपकर प्रहार करना। इसमें कवि ने विश्व में बढ़ रही आतंकवाद की स्थिति की ओर और युद्धोपरांत या युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी किसी न किसी रूप में युद्ध हमारे पड़ोस में, कहीं वनों में, जंगलों में कहीं छुप कर बैठा हुआ है, या फिर वो युद्ध आतंक के रूप में या चोरी छुपे कहीं प्रहार करने के रूप में कहीं न कहीं वो बना हुआ है। आगे कहते हैं कि अब भी हमारे देश के घने जंगलों में, देवदारू के वनों की खोहों में, पहाड़ी गुफाओं में युद्धोन्माद से ग्रस्त लोग घात लगा कर बैठे हैं और अपनी जंगली खूंखार आँखों से देखते हुए मौके की तलाश में हैं। वे देश में तथा आम जनता में अशांति बढ़ाना चाहते हैं। अब भी दूर के ऊंचे स्थानों पर गिद्ध इस आशा से गर्दनें नीची करके बैठे हैं कि कहीं नर मांस खाने को मिल जाए, अथवा ये युद्धोन्मादी या आतंकवादी जब भी मनुष्यता का नाश करेंगे, मानव को मारेंगे, तो उनका नर मांस उन्हें खाने के लिए मिल जाए। इसमें कवि ने मानव रक्तपात करने वालों को गिद्ध जैसा बताया है। प्रतीक विधान का प्रयोग है, पर्यायोक्त और समासोक्ति अलंकार इस छंद में आए। अगला छंद है, नहीं अभी कुछ नहीं बदला है। इन अनोखी रंगशाला में नाटक का अंतराल मानो समय है सिनेमा का। कितनी रील, कितनी किस्तें, कितनी मोहलत, कितनी देर जलते गाँवों की चिरायत के बदले तंबाकू के धुएं का सहारा। कितनी देर चाय और वाहवाही की कितनी चिकनाहट में रुकेगा कारवां हमारा। रंगशाला, नाटक घर, मोहलत छूट के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। शिरायत जलने की गंध, कारवां यात्रियों का समूह। तो कवि इस कविता में आतंकवाद एवं युद्धोन्माद का प्रतीकात्मक चित्रण करते हुए कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बदला है। युद्ध विराम हो जाने पर भी अशांति का वातावरण वैसा का वैसा बना हुआ है। इस संसार रूपी अनोखी रंगशाला में अभी नाटक के खेल का मध्यांतर चल रहा है। युद्ध का समय सिनेमा के समान है। सिनेमा की कई रीलें होती हैं, कई किस्तें होती हैं, उसमें प्रत्येक दृश्य को दिखाने की छूट होती है, तब उसका अंतिम दृश्य सामने आता है। यही स्थिति युद्धोन्माद के शांत होने पर भी पूर्ण शांति स्थापित होने के समान है। अभी भी शस्त्र सेना द्वारा जलाए गए गांवों से जलने की गंध के साथ लोगों द्वारा तंबाकू पीने की गंध उठ रही है। परंतु युद्धविराम की ऐसी स्थिति कितनी देर तक चलेगी? चाय पीने और वाहवाही लूटने का समय कब तक रहेगा तथा कब मानव समाज का सुख शांति से संपन्न सफर पूरा हो पाएगा? इसमें कवि ने युद्धविराम को क्षणिक और अपूर्व बताया है।
बिंब एवं प्रतीक योजना यहाँ की अद्वितीय है। पर्यायोक्त एवं आक्षेप अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो कवि युद्ध समाप्ति के बाद भी युद्ध के अवशेष कहीं न कहीं अभी हैं और आगे भी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि युद्ध आगे भी कहीं न कहीं होने वाला है, मंडरा रहे हैं उसके बादल। यह बात यहाँ करते हैं। अगली पंक्तियाँ, कविता की अगली पंक्तियाँ, नहीं अभी कुछ नहीं बदला है, हिम चोटियों पर छाए हुए बादल केवल पर्दा हैं, विराम है पर वहाँ राम नहीं है, सिंचाई की नहरों के टूटे हुए कगारों पर बांस की टट्टियाँ धोखे की हैं, भूख को मिटाने के मानवीय दायित्व का स्वीकार नहीं है, मिटाने की भूख की लोलुप पुकार ही उनके पार है। इसमें कवि मानवतावादी चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, युद्ध विराम होने पर भी अभी कुछ नहीं बदला है, अभी भी युद्ध एवं अशांति के बादल हिमालय की चोटियों पर छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बादल केवल पर्दा है, उनके पीछे युद्ध का उन्माद छिपा हुआ या अदृश्य रूप में विद्यमान है। यानी युद्ध के बादल कहीं न कहीं अदृश्य रूप में पीछे जमे हुए हैं, कहीं न कहीं अभी ठहरे हुए हैं। भले ही कहने को युद्ध विराम हो गया है, परंतु वास्तविक रूप में सुख, चैन एवं शांति की स्थिति नहीं है। सिंचाई की टूटी हुई कंगारों पर या नहरों के किनारों पर एक बांस की जो टटियाँ हैं, बांस की तख्तियाँ हैं, इनके पीछे युद्धोन्माद छिप कर बैठा हुआ है। यहाँ खेती करने के लिए कोई किसान सहारा नहीं ले रहे, अर्थात यहाँ कहीं न कहीं युद्ध के उन्माद को हृदय में छिपाए हुए लोग इनमें छुपकर बैठे हुए हैं। यानी कह सकते हैं युद्धोन्माद ही यहाँ छुपकर बैठा हुआ है। उन लोगों में गरीब जनता की भूख मिटाने का मानवीय दायित्व का भाव नहीं है। वे तो केवल अपना स्वार्थ साधने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अपने पेट की खातिर विनाश की चाल चल रहे हैं। पर्दे के पीछे उनकी यही कुचाल चल रही है। इस कविता में कवि ने विश्व के अशांत परिवेश की व्यंजना की है। आक्षेप एवं पर्यायोक्त अलंकार का यह प्रयोग हुआ है। भाषा प्रतीकात्मक है, बात अपनी प्रतीकात्मक रूप में कवि अज्ञेय कहना चाहते हैं। और प्रयोगवाद नई कविता में प्रतीकात्मकता का एक अपना अलग महत्व है। प्रतीकात्मक रूप में ही ज़्यादातर बातें कवियों ने प्रस्तुत की हैं। बंदूक के कुंदे से अगली पंक्तियाँ जिनकी व्याख्या मैं प्रस्तुत करूँगा, अगली पंक्तियाँ हैं, बंदूक के कुंदे से हल्के हत्थे की छुअन हमें अब भी अधिक चिकनी लगती, संगीन की धार से हल्के फाल की चमक अब भी अधिक शीतल, और हम मान लेते कि उधर भी मानव था और है, उधर भी बच्चे किलकते और नारियां दुलारती हैं, उधर भी मेहनत की सूखी रोटी की बरकत लूट की बोटियों से अधिक है। देखिए बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। इसमें कवि स्वार्थी शासक
युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। स्वार्थी शासक अपनी रोटियां सेकने के लिए और युद्ध की चिनगारी को कहीं न कहीं जैसे ही मौका मिले और भड़का देना चाहते हैं, जबकि आम जनता जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती है, वह दरअसल अपनी बरकत, अपना विकास, अपना तुम्हें क्या नाम है, मेहनत की रूखी सूखी रोटियों में ही देखते हैं। पर ये लूट की बोटियों वाले जो शासक हैं, इनको ये सब कहाँ सुहाता है। ये तो इंतज़ार में रहते हैं कब युद्ध हो। आज्ञा कहते हैं कि हमें बंदूक के कुंदे कठोर लगते हैं, उनकी अपेक्षा हमें हल्के हत्थे का स्पर्श और अधिक चिकना एवं अच्छा लगता है। इसी प्रकार संगीन की पैनी नोक की अपेक्षा हमें हल्के फाल की चमक अधिक सुखद, सुंदर और शीतल लगती है। हम यह भी अच्छी तरह मानते हैं कि मानव पहले भी वही था और अब भी वही है। मानवता अब भी मौजूद है। स्वस्थ देशों में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती हैं, माताओं का दुलार भी दिखाई देता है तथा परिश्रम की सूखी रोटी मिल जाने को ही वहाँ भी बरकत मानी जाती है। वहाँ के लोग लूटपाट एवं हिंसा से प्राप्त बोटियों अर्थात ऐसे मांस की अपेक्षा मेहनती जीवन को महत्व देते हैं। इस तरह हमारे देश की आम जनता की तरह हमारे स्वस्थ देश की आम जनता में भी मानवीय भावनाएं जीवित हैं। पर युद्ध पिपासु ये शासक या कुछ चंद स्वार्थी लोग यह बात कहाँ समझ पाते हैं। कवि ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि जो लोग युद्ध विराम होने पर भी ये लोग जो शत्रु देश के हैं, युद्ध विराम होने पर भी अशांति फैला रहे हैं। ये प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, व्यतिरेक तथा पर्यायुक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो अगले पार्ट में हम आगे जो बचे हुए छंद हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।